हेलो एवरीवन, एसवी क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कल हम लोग नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे और आज हम बोले थे कि अपने दूसरे लेक्चर में हम लोग आज इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस एक बात पे आगे चलेंगे जिसको बोल रहे हैं डेसिमल नंबर। कल भी इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने वीडियो में की थी और हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे, शुरू से बताने की कोशिश करें तो डेसिमल नंबर तीन तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और तीसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये कल हम आपको समझाए थे, एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब जो कुछ पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद क्या कर जाए, एंड कर जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है, एक ऐसा डेसिमल नंबर जो ना कभी इंड ही नहीं करेगा, मतलब वो कभी इंड नहीं करेगा, लेकिन एक खास पैटर्न में एक डिजिट जो है या आपका एक पैटर्न जो है, खास डिजिट आपका रिपीट करते जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेपिटेशन होगा डिजिट का, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कि टर्मिनेट तो नहीं करेगा बट रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को अगर आप सीखना चाहें तो इसमें कहते हैं कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, बस ये चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब इन तीनों नंबर के अनुसार अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो जितने भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि कल हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे थे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, और रेशनल नंबर में था तो इन दोनों में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट वैसे सारे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। बेसिकली आप इरेशनल नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है, या इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ डेसिमल नंबर के अनुसार से हम रेशनल और इरेशनल को अलग किए, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में कि आखिर ये इरेशनल नंबर होता क्या है। चलिए तो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि एक ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में नहीं हो और जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो, एंड के इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। या इरेशनल नंबर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे, हम कह सकते हैं कि if m is a positive integer, if m is a positive integer which is not a perfect square, then under root m is irrational। यानी कि m अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अंडर रूट m जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस बात को समझे, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो रूट के अंदर आ गया तो वो नंबर कैसा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सारे कैसे नंबर है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो अगर इन सारे नंबर में से किसी भी एक नंबर को अगर हम रूट में डालें इस तरीके से, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 2, और यहाँ से 2 क्या आ जाएगा बाहर,
तो ये हमको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें इरेशनल नंबर, तो यहाँ आपका है √3। तो √3 आपका कैसा नंबर है? तो ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो m है, ये अगर हम इसको m सपोज करें तो यहाँ m यानी कि जो 3 है वो एक कैसा नंबर है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और अगर ये अंडर रूट में आ गया तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। बेसिकली आप इतना याद रख सकते हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो रूट के अंदर आ गया तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये हुआ आपका डेफिनेशन। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन पे चले और अगर हम कहें कि p/q के फॉर्म में, तो आप तो कहेंगे कि p/q के फॉर्म में नहीं है, ये इसको तो हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, सॉरी इसको हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये p/q फॉर्म में तो हो गया और आप तो p/q के क्या हो गया? फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर यहाँ एक और कंडीशन दिया हुआ और वो कंडीशन क्या है कि p और q जो है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन यहाँ √3 आपका इंटीजर नहीं है, रूट वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ 3 आपका एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका इरेशनल नंबर। इतना हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात किए। अब हम लोग आगे चलेंगे और इरेशनल नंबर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। उसको जानने से पहले एक बात और हम जानेंगे। अभी अभी हम शुरू में देखे, लेक्चर में अभी देखे हैं क्या कि आपका जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि हम कहें तो वो क्या होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब वो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो इरेशनल नंबर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या है? तो all non-terminating, non-repeating decimal number are called irrational number, या irrational number are non-terminating, non-repeating decimal number। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। यानी कि जितने भी आपको रूट वाले नंबर मिल जाते हैं, जो नंबर है रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो भी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। या ऐसे आपको डेसिमल नंबर मिल जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो भी आपके कैसे नंबर कहलाएंगे? तो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। चलिए हम अभी कुछ नंबर्स देख करके और क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब हम लोग सीखते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को पहचानना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इसमें अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो चलिए फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। आप ये नंबर को देखिए, क्या यहाँ पे अभी हम क्या बताए थे कि अगर ये रूट अंडर m, अगर अगर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये नंबर कैसा नंबर बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, 2 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है? तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं और यहाँ देख रहे हैं √2 to 5। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 into 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 into 15। और यहां से जब आप देखेंगे कि यहां से 15 आपका क्या आ गया? बाहर आ गया। तो अब ये 15 जो है 2 to 5 जो था ये आपका कैसा था? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था और किसका था? 15 का था। तो अब ये जो 15 हो गया एक रेशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट पे है तो ये आपका है √18 और 18 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि कैसा नंबर है ये? तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इस पे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको कैसा नंबर दिखाई दे रहा है? तो ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर दिखाई दे रहा होगा। और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना ही एंड कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है? तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है। नाउ 4 पे आते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि 8.1426 पे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 26 रिपीट हो रहा है। तो कैसा नंबर आपको ये दिख रहा है? ये आपका नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा बट ये रिपीट कर रहा है 2626। अब यहाँ से रिपीट करते जाएगा एक खास पैटर्न में। और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रेशनल। अगर हम इस पे आए
और इसको देखना चाहें तो इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 0.25 पे जाने के बाद ये टर्मिनेट कर गया है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा नंबर है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आपका टर्मिनेटिंग होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल। अगर हम इसको देखें 169 अंडर रूट 169 है 169, तो 169 ये 169 जो है ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये 13 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13, क्या लिख सकते हैं इसको हम 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, और यहां से 13 आपका बाहर आ जाएगा। और अब आप देखेंगे कि ये कैसा नंबर बन गया, रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे कि ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम रेशनल और इरेशनल नंबर को पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर में भी, और अब हम लोग ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखेंगे। यानी कि अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे किसका, इरेशनल नंबर का। ठीक है, ऑपरेशन मींस अब उसको हम लोग जोड़ना, घटाना, गुना करना, डिवाइड करना, ये सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अब आते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, या इसको आप ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसको प्रॉपर्टीज ही लिख देते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो अगर आप किसी रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जुड़ने के बाद हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 आपका एक रेशनल नंबर है और √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। जब 2 और 2 प्लस √3 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस √3 ही मिलेगा। तो ये आपका एक कैसा नंबर हो गया, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरीके से अगर आप रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को घटाएंगे या इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को घटाएंगे तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। और वो कैसे, हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 4 से √2 को माइनस कर दे, अगर हम 4 से √2 को माइनस कर दे तो 4 एक मेरा रेशनल नंबर है और √2 मेरा एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ से आपको यही मिल जाएगा 4 माइनस √2, और ये आपका कैसा नंबर कहलाएगा, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। इसी में अगर हम दूसरा नंबर ले लें, यानी कि अगर आप इरेशनल से रेशनल घटा दें, यानी कि √2 से अगर मान लें आप 3 रेशनल नंबर को घटा दें, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा √-3, और ये आपका एक कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो एट द एंड आपको जो मिलने वाला है वो भी आपका एक ऐसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। यानी कि अगर हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 10 और इसको एक इरेशनल नंबर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 10√2, और 10√2 भी आपका एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं कि जब एक आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस केस में भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। और इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम 10 को डिवाइड कर देते हैं 2√2 से तो आपको क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा 10 2√2, तो 2 से ये कितने टाइम्स में कट गया, 5 टाइम्स में, और फिर भी आपका बच गया 5/√2, और ये भी एक कैसा नंबर हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो हम बेसिकली यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं कि अगर आपका कोई एक रेशनल नंबर है, चाहे तो आप इसको घटाएं, जोड़ें, गुना करें या डिवाइड करें एक इरेशनल नंबर के साथ, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा, तो इरेशनल नंबर ही आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर आपका एक नंबर रेशनल रहा और एक नंबर अगर आपका इरेशनल रहा तो आप उसको जोड़ें, घटाएं, गुना करें या डिवाइड करें, आपको जो आंसर मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, और ये हो गया इसका। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम दो इरेशनल नंबर को, अभी क्या देखें हम एक रेशनल और एक इरेशनल, लेकिन अब हम आगे चलेंगे और बढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जब हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि जब इरेशनल नंबर को किसी दूसरे इरेशनल नंबर के साथ जोड़े, घटाए, गुना या डिवाइड, अगर ये चारों में से कुछ करते हैं दो इरेशनल नंबर के बीच तो हमको क्या मिलता है। अगर आप किसी भी दो इरेशनल नंबर के
या तो आप घटाते हैं या जोड़ते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इससे पहले जो अभी हम देख रहे थे उसमें देखे कि एक रेशनल और एक इरेशनल को या जोड़े, घटाए, गुना या डिवाइड करने पे हमको इरेशनल नंबर ही मिल रहा था। लेकिन इस केस में जब आपका दोनों नंबर कैसा हो, इरेशनल, तो उस कंडीशन में आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका रेशनल भी हो सकता है और वो आपका इरेशनल भी हो सकता है। एक स्पेशल कंडीशन आता है मल्टीप्लीकेशन के साथ, और वो है कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वहां पे आपका जो नंबर होगा, है ना, आपका जो मल्टीप्लीकेशन के साथ आपका जो नंबर होगा तो ये रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। उसी तरीके से जब आप डिवाइड के साथ करेंगे, जब आप एक इरेशनल नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशनल या इरेशनल मिल सकता है। हाँ, तो आप यहाँ पे देखें, अब हम इसको एग्जांपल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके इस बात को समझते हैं। यानी कि अगर हम ले लें एक दो इरेशनल नंबर को पहले हम ऐड कर रहे हैं, √2 भी आपका एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको किसके साथ ऐड कर दें, तो अगर हम 2√2 के साथ ऐड कर दें, या हाँ 2√2 के साथ ऐड कर दें, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं आपके, इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये दोनों, इरेशनल नंबर है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3√2, क्या मिल जाएगा, 3√2, और ये भी आपका एक कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। दूसरा, अगर इसी में हम एग्जांपल लें, अगर हम 3 + √2 को हम ऐड कर दे -√2 में, -√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, -√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 + √2 और प्लस माइनस -√2, अब -√2 और +√2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा 3, और ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि जब हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको इरेशनल मिल रहा है, और जब हम यहाँ पे दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक रेशनल नंबर मिल रहा है, और ये आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़े तो इरेशनल मिल रहा है, तो ये पूरा आपका इरेशनल नंबर था, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। और जब हम दो इरेशनल नंबर को जोड़े तो हमको यहाँ क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। उसी तरीके से डिवाइड में भी मिलेगा और मल्टीप्लीकेशन में भी मिलेगा। अब हम थर्ड एग्जाम्पल अगर मल्टीप्लीकेशन की देखने की कोशिश करें तो उसमें हम ले अगर हम ले लेते हैं 2 into, अगर हम ले लेते हैं √3, तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √2 into 3, और ये आपका हो गया क्या, √6। क्या हो गया, ये आपका √6 हो गया, जो कि आपका एक ऐसा नंबर है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लें और इसको हम कर दें इसको हम कर लें 3 into, और इसको हम कर ले 3 √3, तो ये आपका ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। जब हम दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहां से मिल जाएगा √3 into 3, और यहां से मिल जाएगा 3। तो 3 एक और 3 बाहर आ गया और एक 3 पहले से था, तो कितना हो गया 9, और 9 आपका एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो उसी तरीके से आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट के साथ भी कर सकते हैं, हाँ ना। जब आप दो इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो आपको या तो रेशनल मिलेगा या आपको एक इरेशनल मिलेगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, आप एक ऐसे दो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दीजिए जिसको जोड़ने पे आपको एक रेशनल नंबर मिलता है। तो आप ऐसा एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं, या इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, आप उसको लिख सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आप ऐसे दो इरेशनल नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको एक रेशनल नंबर मिलता है, तो एक रेशनल नंबर मिलने के लिए आप इसको लगा सकते हैं, या इसकी जगह पे कोई और भी नंबर आप सोच करके लिख सकते हैं। देयर आर द सो मैनी नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, जिसको दो इरेशनल नंबर जिसको गुना करने पे आपको एक रेशनल नंबर मिल सकता है ना। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको सोचना शुरू कर देंगे। बस आपको ये मेन प्रॉपर्टी याद रखना है कि जब आप एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे दूसरे इरेशनल नंबर के साथ, तो आपके वहां से आंसर में रेशनल या इरेशनल किसी दोनों में से कोई एक नंबर मिल सकता है। इससे पहले में हम लोग देखे कि जब आपका एक रेशनल नंबर था और एक आपका इरेशनल नंबर था, तो जब आप उसको जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुना या भाग कर रहे थे, तो आपको जो नंबर मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर ही था, ठीक है। लेकिन इरेशनल के केस में आपको रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी को भी देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि दो इरेशनल नंबर के बीच में
कैसे हम एक रेशनल और सॉरी दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं और दो इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको दिया जाए, अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर बिटवीन, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। ठीक है, हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर या टू रेशनल नंबर। ठीक है, टू रेशनल और टू इरेशनल और रेशनल नंबर, हम दोनों बातों को कह सकते हैं। और वो ऐसे, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन बोले और हम आपसे कहें कि फाइंड अ irrational, find an irrational number between 2 and 3, 2 और 3 के बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए। आपको क्या बताना है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दो तरीके से इसका इरेशनल फाइंड कर सकते हैं। पहला तो आप इसको कह सकते हैं √2 गुने √3। ठीक है, या आप इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। अंडर रूट ऐसे जो नंबर दिया हुआ है दोनों को गुना करके, और ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ गया इस तरीके से, सारे कंडीशन में नहीं लेकिन इस तरीके से भी आप फाइंड करके देख सकते हैं, ऐसे भी मिल जाएगा आपको। तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये आपका क्या आ गया? 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर आ गया। या ऐसे और भी तरीका है, जैसे ये तो एक नंबर फाइंड करने का बात हुआ, लेकिन अगर आपको बहुत सारे नंबर फाइंड करने होते हैं तो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का हेल्प ले सकते हैं। और अब यहां से हम और अदर मेथड की अगर बात करें तो एक दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो दूसरा मेथड क्या है? हमको 2 और 3 के बीच में लिखना है, तो हम लिख लिए 2.1। अब ये 2 से तो बड़ा हो गया और 3 से छोटा, यानी कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। और अब आपके मन में जो आ रहा है वो आप लिखते चले जाएं, कुछ भी आप लिख लें इस तरीके से, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है, और डॉट डॉट डॉट, और आप इसको बना दें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनेगा, ये कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर और टू इरेशनल नंबर, यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच बहुत इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते थे, उसी तरीके से कोई भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं और दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमको फाइंड करना है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर between 3.2 and 4.2। 3.2 और 4.2 के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर, 3 में आप हम कितना भी ले सकते हैं, हम 3 फाइंड कर देख रहे हैं, तो 3 इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप यहाँ पे लिख लें 3.3, जो 3.2 से बड़ा और 4.2 से छोटा हो गया, और इसके आगे आपको जो मन कर रहा है इस तरीके से लिखते जाए, डॉट डॉट डॉट। ये पहला हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं 3.4 लिख लें, 1 2 0 7 8 1 0 3 5 6 7, कुछ भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तीसरा आप लिख लें, हम ऐसा लिख लेते हैं 4.1, जो 3.2 से बड़ा, 3.2 से बड़ा है और 4.2 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा। और आपको जैसे मन है वैसे आप लगाते चले जाएं, कुछ भी लिखते चले जाएं, और ये चला जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कितने जितना भी इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मिले, हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हुआ कि कैसे हम दो रेशनल और दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे हम कल रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखे थे नंबर लाइन पे, उसी तरीके से हम आज इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। किस पे? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले
हम एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन क्या है, हमको ये बताना है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये बात सही है या गलत है, यानी कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 या 22/7 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाई का क्या है, अपना एक फिक्स वैल्यू है ना। और इस तरह इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी कर दिए, ये टर्मिनेटिंग मिल गया आपको, और ये आपको फिक्स आप देख रहे होंगे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पाई आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट आप एक बात यहाँ ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि पाई का जो वैल्यू है 3.14 या 22/7, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। ये क्या है, इसका अप्रोक्स वैल्यू, ये एकदम एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। और दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बट हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, है ना, इसका हम एक हम वैल्यू डिसाइड कर लिए हैं, अप्रोक्स वैल्यू, जिसका यूज हम अपने मैथमेटिक्स में करते हैं। और इसीलिए क्योंकि पाई आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, हम पाई को बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। भले ही आपको देखने में रेशनल लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। और तो हम कह रहा है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये बात सही है या गलत? तो ये बात सही है, क्योंकि पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और आपसे कोई पूछ दे कि क्यों है, तो बस आप सिंपली इतना कहेंगे कि बिकॉज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब हम सीखेंगे आगे इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। आइए अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे कल हम लोग सीखे थे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, उसी तरीके से आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं √2 को। √2 आपका जो है ये कैसा नंबर है, आपका एक इरेशनल नंबर है, और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने चलते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, उसको सबको समझने के बाद आप किसी भी इरेशनल नंबर को आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, आप जानते हैं कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप ये भी जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम बोले कि बेस का स्क्वायर क्या होगा, तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम यहां से एक और लें तो कितना लेना पड़ेगा, अगर हम यहां से कुछ और कर दें, यानी कि हमको हाइपोटेनस कितना, यहां से बेस, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, पहले √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानने के बाद अब हम आते हैं यहाँ, जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मूले का यूज तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर को हमेशा आपको 1 यूनिट एज्यूम करना है। कितना एज्यूम करना है, 1 यूनिट। यूनिट में आपका कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट में सेंटीमीटर, मीटर, ये आपके यूनिट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली यूनिट लिखेंगे कि परपेंडिकुलर को हमेशा क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। और हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस आपका हमेशा बराबर होता है जो आपका इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है उसके, यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पे आपका है √2। क्या है आपका, √2। तो बेस हम क्या लें कि मेरा अगर मेरा परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है, तो मेरा बेस क्या होगा, यही बेस आपको फाइंड करना है। अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पता चल गया तो आप आसानी से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। हमको परपेंडिकुलर पता है, हार्ट पता है, और हमको क्या निकालना है, बेस। तो इस बेस के फॉर्मूले में हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का वैल्यू को लिखेंगे। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और √2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच गया 2, अब 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो गया √1, यानी कि बेस हमको मिल गया 1, यानी कि बेस भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस √2 है तो इसका परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस आपका क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे ही इस बात को हम जान गए, अब हम आसानी से √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम ले लिए 0, और बेस हमको कितना लेना है, अब 1 यूनिट। बेस कितना है, 1। तो अब यहाँ पे हम बेस ले लेंगे 1 यूनिट, और सपोज करिए
यहाँ मेरा आ गया 1 यूनिट। जैसे ही बेस हम 1 यूनिट लिए और अब हमको हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 यूनिट, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर भी कितने का ड्रॉ कर लेंगे 1 यूनिट का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये भी आपका कितने हो गया 1 यूनिट हो गया। जैसे ही आप ये 1 यूनिट हुआ और ये 1 यूनिट हुआ और अगर यहाँ पे इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो अब ये जो आपका ये जो हाइपोटेनस होगा वो ऑलरेडी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर और बेस 1 होता है तो हाइपोटेनस आपका कितना हो जाता है √2 हो जाता है। तो यही पता करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे किसको लिए हैं 1 यूनिट को लिए हैं, ठीक है। उसको सॉल्व किए थे हम, यहाँ पे 1 यूनिट ले लिए। पहले हम बेस पे 1 यूनिट लिए क्योंकि मेरा बेस 1 था, फिर परपेंडिकुलर 1 था तो हाइट भी हम क्या ले लिए परपेंडिकुलर 1 ले लिए। और जैसे ही अब आप इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ये अपने आप ही √2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं। आप ये काम करने के बाद अब आप अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे। आप जो कंपास यूज करेंगे कंपास का यहाँ पे रख करके इसको ऐसे मेजर करेंगे और ऐसे करने के बाद आप इसको काट देंगे तो इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा और जहां काटेगा वही आपका क्या मिल जाएगा √2। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। सबसे पहला स्टेप एक बार फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आप ऐसे बेस परपेंडिकुलर और हाइट को निकाल लें। तो अब देखें आपको बेस कितना अगर आपका कितना रिप्रेजेंट करना है √2 तो हाइपोटेनस उतना ही के बराबर होता है जितना आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम हाइपोटेनस को √2 ले लिए, परपेंडिकुलर को हमेशा आपको 1 मानना है और बेस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से बेस फाइंड कर लेना है। अब आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइट पता चल गया। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले और जितना आपका बेस था उतना आप बेस ले लिए। मेरा बेस 1 यूनिट था, हम 1 यूनिट ले लिए और परपेंडिकुलर भी हमको 1 यूनिट लेना था। अब इस पॉइंट को यहाँ से क्या कर दिए मिला दिए। जैसे ही आप इसको मिलाएंगे कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब आप अपने कंपास का हैंडल यहाँ रखेंगे और इस तरीके से काटेंगे तो ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा और जहां काटेगा वहीं क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया √3। अगर ये √3 अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि आपको रिप्रेजेंट करना है √3 को, किसको रिप्रेजेंट करना है √3 को। अगर आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइट क्या लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। जैसे ही आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो हाइपोटेनस आपको ऑलरेडी पता चल गया कि हमको √3 लेना है, अब परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही होगा। तो अब आपका बेस कितना हो जाएगा, तो बेस को फाइंड करेंगे और बेस के लिए अभी हम फॉर्मूला देखें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका है √3 का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया 3 - 1 एंड दैट इज हो गया √2। यानी कि बेस आपको कितना लेना है √2 लेना है। तो बेस आपको √2 लेना है और √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप बेस पे कितना ले पाएंगे डिस्टेंस √2 ले पाएंगे, क्योंकि आपको बेस कितना लेना है √2 का। तो अब हम जब √3 रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले √3 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे ही आप √2 रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए बेस आपको कितना मिल गया √2 मिल गया। अब आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है 1, तो आप परपेंडिकुलर क्या ले लें 1 यूनिट ले लें। अब हम परपेंडिकुलर कितना ले लिए 1 यूनिट ले लिए परपेंडिकुलर। जैसे ही आप परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे और इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये जो है खुद ब खुद कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3। अब आप फिर से अपना कंपास यहाँ रखें और इस तरीके से इसको काटें तो जहां ये कटेगा ये आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये √3 हो जाएगा। और इस तरीके से हम नंबर लाइन पे √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कह दे कि √5 रिप्रेजेंट करे, कितना रिप्रेजेंट करे √5, तो √5 रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और बेस हमको कितना लेना पड़ेगा। यानी परपेंडिकुलर तो आपको पता है कि 1 लेंगे, हाइपोटेनस भी आपको पता है, लेकिन हम बेस कितना लें कि मेरा हाइपोटेनस अंदर √5 आ जाए। तो इसके लिए फिर से हम एक बार कैलकुलेशन करेंगे और हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ए ले लिए ट्रायंगल जिसमें आपका जो हाइपोटेनस है वो √5 है, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही रहेगा। और अब हम बेस को क्या लें, तो आप बेस का फॉर्मूला यूज करें जिसमें आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका कितना हो गया भाई, तो हाइपोटेनस √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया कितना
तो 4, और 4 माइनस कितना, 4 हो गया, 4 ये सॉरी 5 हो गया, और 5 माइनस 1 कितना हो गया, √4, और यहाँ से बेस हमको पता चल गया 2। यानी कि अब आपको कैसा नंबर मिल गया, रेशनल नंबर। यानी कि अब आपको नंबर लाइन पे कितना लेना है, √2 लेना है। तो 1 यूनिट यहाँ तक ले लिए हैं। अब हम इसको किसी दूसरे ग्राफ में, ये √2 और ये √3 का, √2 और √3 का हो गया, हम √5 को एक दूसरे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, आई होप आप ये कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम √5 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता कर लिए हैं कि मेरा बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइट क्या होगा। यानी कि बेस हमको लेना है 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1, तो मेरा ऑलरेडी हाइपोटेनस जो है कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। और हाइपोटेनस का, ये हाइपोटेनस का जितना लेंथ होगा उतना आर्क लेकर के हमें 4 काटेंगे, नंबर लाइन पे जहां कटेगा वही आपका हो जाएगा, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 ले लिए, और हमको बेस पे कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। तो हम 1 यूनिट और 1 यूनिट हम यहाँ से ले लिए 1, और ये हो गया 2, यानी कि 2 यूनिट हम ले लिए बेस पे। अब हमको परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, तो हम परपेंडिकुलर में भी कितना ले लिए, 1 यूनिट ले लिए। कितना ले लिए, 1 यूनिट परपेंडिकुलर में भी ले लिए। और अब हम यहाँ से इसको मिला दिए, तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये मेरा कितना मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे कंपास का आर्क रख के इस तरीके से आर्क काटेंगे, जहां पे नंबर लाइन को काटेगा ये हो जाएगा √5। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इरेशनल नंबर। फिर अब हम एक और तरीके के इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको इस तरीके से दिया होगा, जैसे √3.9। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चलिए हम सीखते हैं। पहले आप इतना देख ले, इसी तरीके से आप √6 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √8 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √6 के लिए आपको बेस फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनस है 1 है, और यानी कि √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √5 तक आपको आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा, क्योंकि √5 आपका, जब आप √6 आप यहाँ पे लेंगे, जब आपका हाइपोटेनस √6 होगा, परपेंडिकुलर आपका 1 होगा, तो बेस आपका जो है वो √5 ही रहा होगा, तभी आपका हाइपोटेनस √6 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए √5 पहले लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1 यूनिट का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, फिर इसको यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा, और फिर आर्क लेके ऐसे काटेंगे, जहां पे कटे वो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। उसी तरीके से √7 लाने के लिए भी आपको पहले √6 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप ये आगे करते जा सकते हैं, यही प्रोसेस है इसका करने का। चलिए, तो एक और टाइप का इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3.9। अब ये नंबर जो है आपका किसमें है, पॉइंट पे है। तो अब हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक नंबर लाइन यहां से हम ड्रॉ कर लिए इस तरीके से, इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे कि जितना ये है उतना यूनिट हम इस पे डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जैसे 3.9 है, तो यहां से हम 3.9 सपोज करिए यहां हो गया, तो या थोड़ा सा नजदीक लेते हैं, यहां हो गया 3.9। तो यहां से हम 3.9 ले लिए कि ये मेरा हो गया 3.9 यूनिट, ठीक है। अब इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने मन से यहां से 1 यूनिट और बढ़ जाना है। जैसे अगर हम इसको A बोल दें और अगर हम इसको B बोल दें, तो BC आपको ले लेना है फिर 1 यूनिट। कितना ले लेना है, 1 यूनिट ले लेना है, यानी 1 यूनिट और एक्सटेंड करना है। पहले हम AB जितना था दिया हो उतना ले लिए, फिर यहां से 1 यूनिट और बढ़ गए। वहां से बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि फ्रॉम पॉइंट C यहाँ पे A और C के बीच में एक हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे, यानी कि A और C का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। और जहां पे आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो मिड पॉइंट से यहां से ये रेडियस लेकर के हम एक सेमी आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। क्या करेंगे, सेमी आर्क। पहले हम क्या किए, AB 3.9 लिए, फिर 1 यूनिट BC से 1 यूनिट और बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद AC का हम मिड पॉइंट ढूंढे, और सपोज करिए कि इसका मिड पॉइंट हो गया O। AC का मिड पॉइंट क्या है, O। अब हम OA को रेडियस लेके एक सेमी आर्क ड्रॉ कर देंगे, और जैसे ही आपका सेमी आर्क ड्रॉ हो जाएगा, इस पॉइंट B पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि B पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर इसमें 90 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर रख करके एक आप आर्क ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ लेके इधर से, सॉरी ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक आर्क काटेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे
आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जैसे ही आपका 90 डिग्री का एंगल बना, अब आप अपना कंपास यहाँ रखे और नीडल यहाँ रखे और इस तरीके से काटे। जहां पे ये नंबर को काटेगा, सॉरी नंबर लाइन को काटेगा, यही पॉइंट हो जाएगा आपका √3.9। यानी कि अगर इसको हम एक बार फिर से रिकॉल करना चाहें और देखना चाहें तो हम कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन पे जितना दिया हुआ था उतने यूनिट हम ले लिए। जैसे 3.9 दिया हुआ था तो हम यहां तक ए भी मेरा 3.9 यूनिट हो गया। फिर हम बी से सी तक 1 यूनिट ले लिए। 1 यूनिट लेने के बाद हम क्या किए, ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढे, ए और सी का मिड पॉइंट। और जैसा ही हमको मिड पॉइंट मिल गया तो ओ ए या ओसी को लेकर के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट बी पे हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए, जो कि आप प्रीवियस क्लास में भी सीखे होंगे। सबसे पहले हम बी सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किए। आर्क ड्रॉ करने के बाद सेम आर्क से एक बार काटे तो 60 डिग्री, दो बार काटे तो 120 डिग्री। आज जब हम इसको बाइसेक्ट किए और इसको जब मिलाए तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बना, अब आप कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे और ऐसे मेजर करके आप इस तरीके से काटेंगे और जहां पे ये नंबर लाइन को काटेगा वही पॉइंट आपका हो जाएगा 3.9। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 11.3 आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं बनाने का। तो सिंपली हम एक बार रफली इसको बना करके आपको फिर से दिखाते हैं। आप एक सब पहले नंबर लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम पॉइंट ए और बी से हम ले लिए, मेरा कितना हो गया 11.3 यूनिट। ए से बी तक हम 11.3 यूनिट ले लिए। अब बी से सी बढ़ा करके 1 यूनिट और ले लेते हैं, यानी कि 1 यूनिट आपको और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही बढ़ेंगे, अब इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ए और सी का आप मिड पॉइंट ढूंढ लीजिए। सपोज करिए यहाँ एक मिड पॉइंट आया, तो अब आप ओ मान लीजिए, इसको ओ ए को आर्क लेके फिर से आपको एक सेमी आर्क ड्रॉ करना है। सेमी आर्क ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट बी पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि यहाँ पे रख के एक आप आर्क ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 120 डिग्री। फिर आप इसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो 9 निकलेगा वो कितने डिग्री का निकलेगा, 90 डिग्री का। और जैसे ही आपको 90 डिग्री का मिला, फिर आप इसको आर्क लेके ऐसे काट दें और जहां पे ये कटेगा ये हो जाएगा 11.3। यानी कि इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक दो बार आप इसको फिर से रिपीट करके देखें, या आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन क्या है? एक ऐसा इरेशनल नंबर जिसका एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो। क्या हो? इरेशनल हो। उसको रेशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे अगर हम बोल दे कि 1/√2, ये एक कैसा नंबर है? तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर, द लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन या रेशनल नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है भाई? तो इरेशनल है। तो इस इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करना बहुत ही आसान है। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो सीखिए। पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप लिख लें। जो भी नंबर दिया है उसको आप पहले लिख लें, और फिर अगर आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही डिजिट हो तब, और फिर आप उसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ √2 दिया हुआ था तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप फिर इसको काटेंगे तो ये 1/√2 ही हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर बन जाएगा। और देखिए वो कैसे, जैसे हम 1/2 को √2 और √2 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब हम 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा √2। लेकिन √2 को √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × 2, और ऊपर हमको मिल जाएगा √2 और नीचे मिल गया 2। तो अभी मेरा डिनोमिनेटर यहाँ क्या था? इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कैसा बन गया? रेशनल। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। यानी कि किसी भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो उसको रेशनल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ये हुआ पहला एग्जांपल। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें और हम ले लेते हैं 1/√2 + 1, और इसको, ये भी आपका कैसा है? इसका भी डिनोमिनेटर कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो इसको भी रेशनल बनाने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1,
और जब आपका दो दिया हो, जब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, दो, एक और एक, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है। तो जब भी आपका दो टर्म हो और इसको आपको रेशनलाइज करना हो तो इसको भी हम लोग नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे हम करेंगे तो इसी से √2 1 से ही, लेकिन यहाँ प्लस था और यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। इट मीन्स कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को, बट साइन को क्या कर देंगे, चेंज। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। और अब इसको हम गुना करेंगे तो जब आप 1 से गुना करिएगा √2 - 1 को, तो आपको √2 - 1 ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो ये हो गया a + b इंटू a - b के फॉर्म में। जैसे एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी क्या है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। इसका मतलब क्या है, a + b इंटू a - b, यानी कि अगर a² - b² है तो वो किस फॉर्म में टूटेगा, a + b इंटू a - b, यानी कि एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो a + b और a - b के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और 2, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और तब यहाँ से हमको मिल जाएगा √2 - 1 और 2 में से 1 गया तो 1 और 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम इसको लिख देंगे √2 - 1। और अगर आप लिख भी देंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपका डिनोमिनेटर कैसा नंबर बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसमें भी आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हुआ रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन कुछ और नहीं बल्कि किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर हो तो उसको रेशनल बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन चलिए एक और देखते हैं और इसको रेशनलाइज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको आप लिख लें, तो √3 + √2 √3 - √2। अब इसको हमको गुना करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से ही, बट साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा √3 + √2 और √3 + √2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि √3 + √2 √3 + √2, यानी कि ये a और ये a, यानी कि अगर हम कहें कि ये a है और ये b है और ये b है तो a + b और a + b, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि √3 + √2 का स्क्वायर, ये आपका ab और ये भी आपका ab, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + √2 का स्क्वायर हो गया अपॉन, अब नीचे में आप देखेंगे तो फिर आपको a - b और a + b मिल रहा है, यानी कि ये a² - b² वाले फॉर्मूले पे हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि 2 × √3 × √2 अपॉन, ये हो गया 3 के, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 - 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल गया 3, यहाँ से मिल जाएगा 2 क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और प्लस मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3 दूनी को 6 यानी √6 और यहाँ से मिल गया 1, यानी कि ये हो गया 3 और 2 5 + 2√6 और ये आपको क्या हो गया, रेशनलाइज। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और इसको डिनोमिनेटर को हम क्या बना सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ इरेशनल नंबर। हम लोग नंबर सिस्टम में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर फाइंड करना, इरेशनल नंबर में हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे, रेशनलाइजेशन सीखे, दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को फाइंड करना सीखे, कैसे हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानेंगे वो भी सीख लिए। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज भी देखे कि कैसे हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे थे तो इरेशनल नंबर ही मिल रहा था, है ना। जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर था तो आप उसको जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुना कर रहे थे या भाग कर रहे थे तो आपको इरेशनल नंबर मिल रहा था। लेकिन जब आप दोनों इरेशनल नंबर ले रहे थे और उसको घटा रहे थे या सब जोड़ रहे थे या गुना कर रहे थे या भाग कर रहे थे तो वहां पे आपको रेशनल भी मिल रहा था और इरेशनल भी मिल रहा था। तो इस तरीके से हमने
क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया है, सीख लिया है और 2 वीडियो में वाइंड अप कर लिया है। अब इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी, आपको सारी क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन बता सकते हैं, या आप किसी भी बुक का नाम लिख करके आप क्वेश्चन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम अगला जो है लेक्चर जो हम अब आएगा वो हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, है ना। और देखते हैं नया चैप्टर कौन सा होता है। और ये आज आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तो थैंक यू, आप इसको देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।